हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन की। लाइफ प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन टॉपिक देख चुके हैं, किस तरीके से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और किस तरीके से एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी ह्यूमंस हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ये होता है द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बॉडी। ऐसा प्रोसेस है जिससे कि क्या होता है, एनर्जी, बॉडी जो होती है अपनी एनर्जी को क्या करती है, गेन करती है। ठीक है, ये होता है द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बॉडी। ठीक है, जिससे कि जिस वजह से क्या करती है, बॉडी अपना एनर्जी क्या करती है, ऑब्टेन करती है। कहाँ से? रेस्पिरेशन से। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि डाइजेशन से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, डाइजेशन से एनर्जी नहीं मिलती है, उसमें सिर्फ फूड सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, एनर्जी हमें कहाँ से, जब वो ग्लूकोज जो बना है हमारा, डाइजेशन से ग्लूकोज बना है, रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन आएगा, उसे मिला के क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। ठीक है, अब रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। ठीक है, तो दो तरीके से होता है, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरी हम बात करेंगे इंटरनल, है ना। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? एक्सटर्नल का मतलब है आउट ऑफ सेल। क्या? आउट ऑफ सेल। ठीक है, यानी सेल के बाहर, यानी जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेना, हमारे लंग्स तक जब एयर पहुंचती है, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल में आता है। जबकि इंटरनल में क्या आता है, आउट ऑफ सेल, सॉरी, मतलब ये होता है सेलुलर, यानी इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। ठीक है, ये सेल के बाहर, ये सेल के अंदर। तो हम बात करेंगे सेल के अंदर पहले। ठीक है, सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर हमारी एटीपी बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनेगी। अगर हम सेल के बाहर कर रहे हैं तो क्या होगा कि एयर हम ले रहे हैं, तो उसे हम सिंपली हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, जनरली लोग बोलते हैं हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी ब्रीथिंग के लिए हम बोलते हैं रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है। ठीक है, जिस प्रोसेस का एक पार्ट क्या है, ब्रीथिंग, सांस लेना। ठीक है, ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, इनहेल, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। ठीक है, दो तरीके होते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब एयर को लेना, और एक्सहेलेशन मतलब एयर को छोड़ना। लेते क्या है, ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या होगा, सारा एक्सटर्नल होगा, यानी ये क्या होगा, सेल के बाहर होगा। ठीक है, अब वो कैसे होता है, ये देखो, ये ह्यूमन रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम है। ठीक है, ये डायग्राम आप एनसीईआरटी बुक से बना लेना अच्छे से। ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डायग्राम हो गया, वो फुल ही याद कर लेना, रट लेना। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे नेजल कैविटी है, जो हमारे नाक जानते हो आप, ये हमारा फेरिंग्स, इसे हम थ्रोट बोलते हैं। ये लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसे हम। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। ये ट्रैकिया हो गया, जहाँ से एयर पास होती है, और ये यहाँ से कहाँ से, किसके थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स में जाती है। ठीक है, ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होती हैं, इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। याद रखना, ये दोनों हैं ब्रोंकाई, और जो ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो गए वो ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ये ट्रैकिया, ट्रैकिया में ये क्या है, ये क्या है, ये शी शेप्ड, ये क्या है, ये क्या है, शी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की रिंग्स हैं ये यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, इसकी एक वजह है, वो इसलिए कि कार्टिलेज जो है वो थोड़ा हार्डनेस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे थोड़ा हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और ये जो वॉल है, ये साइड वाली जो वॉल है, इनको क्या करेगा, इनके बीच में डिस्टेंस बनाए रखेगा। अगर ये कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये चिपक जाएंगी, तो क्या एयर का पास हो गई है, एयर यहाँ से
नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि वो एयर के मूवमेंट में कोई रुकावट ना आए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स में गया, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में गया, ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारा किस में गया, एल्वोलाई। ये क्या है हमारे, ये हमारे एल्वोलाई है, ये बैलून लाइक एल्वोलाई। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ब्रोंकाई, ये ब्रोंक्यूल्स जो है इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है इनका, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। ठीक है, जिसको हम बैलून, इनको हम बोलते हैं बैलून लाइक। ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है इनका। ठीक है, तो ये देखिए है ना कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, सिंपली ऐसा हो जाता, ऐसा भी हो सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि हमने डाइजेशन में बात की थी कि इनका अगर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती हैं जिनका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा विलाइज का। वो क्यों होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं विलाइज, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से हो पाए। और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ था, न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ था ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ग्लूकोज, सबका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे एल्वोलाई है, इसीलिए ताकि एयर का जो है जल्दी से जल्दी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो, ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए एल्वोलाई है। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल है, यानी एक्सटर्नल इन द सेंस कि जो हम एयर लेते हैं, ठीक है, वहाँ तक का है। अब सेल के अंदर इसका वो कैसे होता है, अब यहाँ एल्वोलाई से क्या गए, एयर गई कहाँ पर, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल की, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल की। ठीक है, इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में होता है कि जब जो एयर गई है वो सेल में जाएगी। ठीक है, एयर गई, यहाँ पे सेल है, ये मान लो ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। वो क्यों, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से क्या गया, ऑक्सीजन गया, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ से गया, एल्वोलाई से, एल्वोलाई ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर दिया, है ना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में गई। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, इंटरनल सेल, इंटरनल की बात हो रही है। अब सेल के अंदर हम पहुँच चुके हैं, ये सेल की बाहर की बात थी, अभी हम सेल के अंदर पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, एनर्जी बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। किसके फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है, हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है। अब ये एटीपी बनता कैसा, इसका प्रोसेस देख लीजिए। देखिए, सेल के अंदर क्या होता है, C6H12O6, ये बहुत ही बड़ी फेमस रिएक्शन है ना। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, है ना। अब देखिए, इन्होंने बना दिया। ठीक है, अभी अगेन ये क्या है, बैलेंस नहीं है, तो आप बैलेंस कर दीजिए इसे आप। ठीक है, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो ये एनर्जी होती है ये कहाँ से मिलती है, ये हमें इस फॉर्म में मिलती है, ADP + P। ठीक है, और क्या मिलती है हमें, ATP मिलती है, सॉरी ये है ये। ठीक है, क्या मिलती है, ATP। अब ADP क्या है, ठीक है, असल में होता क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, वो एनर्जी इस फॉर्म में प्रोवाइड करती है, ADP। ठीक है, और फॉस्फोरस, हमारे ADP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनो डाइफॉस्फेट, मतलब एडिनो डाइफॉस्फेट मतलब फॉस्फेट दो हैं, डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फोरस, और एक फॉस्फोरस हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो
इसने रिएक्शन कर दी, ये ऐड अप हो गया तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट इन द सेंस कि 3, अब क्या बन गए, 3 फॉस्फोरस ऐड हो गए। अब ये फॉस्फोरस किस तरीके से ऐड हुआ है ये देख लीजिए। ये फॉस्फोरस किस तरीके से ऐड हुआ है, ये फॉस्फोरस हुआ है जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, हमें एनर्जी मिली, एडीपी, ठीक है, और पी हमारे अंदर प्रेजेंट था, फॉस्फोरस प्रेजेंट था, एडीपी हमें मिली, फॉस्फोरस प्रेजेंट था। तो होता क्या है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, 2 फॉस्फोरस जुड़ चुके हैं, ठीक है, और 1 फॉस्फोरस ये है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर दें तो मान लो कि ये इस तरीके से ऐड हो गया, क्या हो गया, इस तरीके से ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी स्टोर हो गई। आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं ना कि जब हमें एनर्जी चाहिए होती है उसी टाइम हम खाना खाते हैं, एनर्जी स्टोर भी तो करनी पड़ती है ना। अभी हमने खाना खाया तो क्या हमें ऐसा कि अभी हमने खाना खा लिया तो अभी हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो एनर्जी यूज़ हो जाएगी, उसके बाद ख़त्म, उसके बाद अगर दूसरा काम करना तो फिर से खाना करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं ताकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमें मिलती है, ठीक है, तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, यहाँ पर स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब जब ये जो आया ना, अब बोलोगे आप ग्लूकोज कहाँ से आया, ग्लूकोज एक्चुअली यहाँ से आया है, डाइजेशन से। कहाँ से आया, डाइजेशन से, डाइजेशन में हमारा ग्लूकोज बना, डाइजेशन से ग्लूकोज आया, और हमारा यहाँ से जो हमने ब्रीथिंग करी उससे हमारा ऑक्सीजन आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मिलकर यहाँ पे एनर्जी दे दी हमें, ठीक है। अब मैं बोलूँगी कि यहाँ से जो है ऑक्सीजन यहाँ पे आए तो किस तरीके से आए, ऑक्सीजन पे क्या मोटर लगे हुए थे, नहीं, है ना। ऑक्सीजन किस तरीके, किसके हेल्प से यहाँ तक पहुँचे, होता क्या है कि वाटर में ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू आता है, लेकिन ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ी, क्योंकि वाटर जो होता है वो लेस सॉल्युबल वो होता है, ये लेस सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, कम सॉल्युबल होता है, हमें तो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए ऑक्सीजन, है ना, तो ये लेस सॉल्युबल, ये तो वाटर नहीं करता, ब्लड करता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तो अगर हम बोले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, ठीक है। अब यहाँ तक ऑक्सीजन तो चली गई, अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता क्या, हमारे अंदर बनता है, तो वो इसी के थ्रू वापस आ जाता है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन उसके लिए कोई कैरियर नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो वो किसके होता है, ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू, ये डिफ्यूजन से होता है, डिफ्यूजन से होता है, ये प्रोसेस है, याद रखना किससे होता है, डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन से होता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रेस्पिरेशन हो गया जो कि हमारे अंदर होता है, जो कि हमारे अंदर होता है। अब हम जानते हैं, अगर मैं बात करूँ, ये तो हमारी बात थी ह्यूमंस की बात, ठीक है, हायर एनिमल्स की। अब अगर मैं लोअर एनिमल्स की बात करूँ तो लोअर एनिमल्स यानी यीस्ट, अगर मैं बात करूँ यीस्ट की, तो यीस्ट में रेस्पिरेशन कैसे होगा, यीस्ट में रेस्पिरेशन कैसे होगा, इनमें क्या होता है, इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इनमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी विदाउट ऑक्सीजन, आपको पता है, ठीक है। इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इनको ऑक्सीजन मिला तो ये क्या बना देते हैं, इथेनॉल बना देते हैं और प्लस एनर्जी बना देते हैं, लेस एनर्जी बनाते हैं, कम बनाते हैं, इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो ये कम बनाते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इनमें होता है, किस में होता है, यीस्ट में होता है, ठीक है। एक और टाइप का रेस्पिरेशन होता है, किस, वो हम ह्यूमंस में ही होता है, रेस्पिरेशन इन मसल सेल, मसल सेल्स में होता क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, मान लो हमने क्रिकेट खेला तो सारी दिन हमने क्या किया, क्रिकेट खेला,
तो हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। बहुत बार क्या हो जाता है, क्रैम्प आ जाते हैं। क्रैम्प्स क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि जो हमारे मसल सेल्स हैं वो क्या कर देते हैं, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, लैक्टिक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, इसलिए क्या आते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी ये इतना ज़्यादा भी नहीं बनती, इतनी ज़्यादा भी नहीं बनती, ठीक है, और इतनी कम भी नहीं बनती। जितनी यीस्ट में बनती है उतनी भी नहीं बनती, और जितनी हम में बनती है उतनी भी नहीं बनती, ठीक है। ये होता है हमारे अंदर ही है, ठीक है। तो ये हमारा था ह्यूमंस का और ये यीस्ट का, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट्स में रेस्पिरेशन। हमने सुना है कि डोंट स्टे नियर प्लांट ड्यूरिंग नाइट, मतलब रात के समय में हमें प्लांट्स के नीचे नहीं रहना चाहिए, प्लांट्स के आसपास नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? उसके पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि वो रात में रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्यों दिन में ही क्यों वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? क्योंकि दिन में लाइट होती है, लाइट की ज़रूरत क्यों होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए, वो अपना फूड स्टोरेज करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए होती है। तो ये हमारा प्लांट्स में था, ठीक है। तो प्लांट्स में क्यों नहीं रहना चाहिए। और नाइट में क्या करते हैं, नाइट में वो क्या करते हैं, मान लो प्लांट है, ठीक है, ये मान लो ले लिए हमने प्लांट्स, ठीक है। दिन में वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करते हैं और रेस्पिरेशन बहुत कम करते हैं। रात में वो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। दिन में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। किस में? दिन में। रात में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं नाइट में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लाइट प्रेजेंट होती नहीं है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नाइट में लाइट होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है। तो ये प्लांट्स में था, उतनी डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब एक और है रेस्पिरेशन इन ज़ीरोफाइट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन। ज़ीरोफाइट्स आप जानते हो कि ये डिजर्ट वाले प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, वाटर लॉस बहुत कम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे पानी नहीं होता तो ये वाटर लॉस क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे दिन में क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। दिन में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड दिन में नहीं लेते हैं। कब लेते हैं? रात को लेते हैं। क्यों? अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। मान लो ये कोई प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेगा। कब लेगा? रात को। क्यों लेगा? क्योंकि अगर दिन में इसने अपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए इसे अपना स्टोमेटा खोलना पड़ेगा, और अगर इसने अपना स्टोमेटा खोल दिया तो इतनी गर्मी है कि वहाँ पे वाटर जो एकदम से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, और वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो इसका पानी का लॉस तो हो ही गया, ठीक है, जितना इसे चाहिए था उतना रहेगा नहीं इसके पास, तो ये मर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना स्टोमेटल पोर जो होता है वो नाइट को खोलता है। रात को धूप तो होती नहीं है, गर्मी उतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो क्या नहीं होता है, वाटर लॉस नहीं होता है। तो ये रात को क्या करते हैं, अपना कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तब दिन में क्या करेगा, रात को इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया तो ये दिन में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। दिन में सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेगा क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड इसने स्टोर कर लिया है अपने पास रात में, ना इसका वाटर का लॉस हुआ, ठीक है। तो इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, रात में ये ऑक्सीजन रिलीज कर लेता है,
ऑक्सीजन रिलीज कर लेता है रात में, ठीक है, और दिन में क्या करता है, फिर फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज कर देता है मतलब कि रेस्पिरेशन तो करता ही होगा ना, अब जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन तो करता ही होगा, ठीक है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। एक और रेस्पिरेशन होता है एक्वाटिक एनिमल्स में। कैसा होता है रेस्पिरेशन एक्वाटिक एनिमल्स में? देखो वाटर में क्या होता है, मैंने अभी अभी बात की कि ऑक्सीजन वाटर लेस वाटर सॉल्युबल है, तो ये वाटर में उतने ज़्यादा होता नहीं। तो होता क्या है, वो जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या हो, ऑक्सीजन उनके अंदर जाए, ठीक है, और उनको सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिले, ऑक्सीजन मिल जाए, रेस्पायर फास्टर, ठीक है। तो एक्वाटिक एनिमल्स में क्या हो, कैसे होता है, ज़ीरोफाइट्स में कहते हो, प्लांट्स में कैसे होता है, ये तो बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ह्यूमंस में कैसा होता है, ठीक है। ये पूरा इसको आप डायग्राम आप एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा, अच्छे से बना लेना, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, तो आप अच्छे से बना लेना, ये डायग्राम रट लेना, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया है, अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना। याद रखना है आपको कि आपको एनसीईआरटी बुक रोज़ पढ़नी है, जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी वो आपको रोज़ करना है, और इस टॉपिक के मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। इससे पहले मैंने न्यूट्रिशन कराया है, तो उसके भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने हैं और उसका आंसर, ठीक है, फिर मैं चेक करूँगी। तो सब क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए आपके पास, जो क्वेश्चन मैं दूंगी। आप बुक पढ़िए, एनसीईआरटी बुक पढ़ना मत छोड़िएगा, ठीक है। तो बुक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बुक से बाहर कुछ नहीं पूछते लोग, ठीक है। तो ये सारा कुछ याद रखना, और ये भी, ठीक है। थैंक यू।